नमस्कार। दुनिया इस हफ्ते के नए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। इस कार्यक्रम में हम हफ्ते में 3 बार अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का जायजा लेते हैं। ऐसी खबरों से आपको अवगत कराते हैं जो आपकी राजनीतिक सूझबूझ में इजाफा करती हैं। आज भी वैश्विक राजनीति से जुड़े एक ऐसे ही मुद्दे पर बात करेंगे। वैश्विक शक्ति बनने की होड़ भी बड़ी दिलचस्प है। इस होड़ में आगे आने के लिए कई देश अपने फायदे के मुताबिक या तो दोस्त को दुश्मन बना लेते हैं या दुश्मन को दोस्त। जाहिर है, अमेरिका की सियासत भी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसका उदाहरण हम ईरान के साथ अमेरिका के रिश्तों के रूप में देख सकते हैं। अमेरिका में जब डेमोक्रेट्स सत्ता में आते हैं तो वो ईरान के साथ अमेरिका के संबंधों को सुधारने में लग जाते हैं। इसके उलट जब रिपब्लिकन सरकार बनाते हैं तब तब ईरान के साथ उनकी तल्खी चरम पर पहुंच जाती है। 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जिस ईरान परमाणु समझौते में शामिल हुए थे, 2018 में डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते से बाहर निकल गए। अब जो बाइडेन इसमें दोबारा शामिल होने की फिराक में है। दरअसल हाल ही में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ईरान के परमाणु समझौते की पुनर्बहाली को लेकर एक वार्ता संपन्न हुई। ईरान परमाणु समझौते का आखिरी ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। इसके मद्देनजर ईरान ने हाल ही में वैश्विक शक्तियों के साथ इस समझौते की पुनर्बहाली के लिए अंतिम मसौदे पर अपनी लिखित प्रतिक्रिया दी है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही ये डील फिर से शुरू हो सकती है। ऐसे में इस मुद्दे से जुड़े कई सवाल उभर कर सामने आते हैं, जैसे कि ईरान परमाणु समझौता है क्या? ईरान और इस समझौते में शामिल अन्य देशों के लिए समझौते के क्या मायने हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाबों से गुजरकर हम इस मुद्दे की तह तक पहुंचेंगे। पहले ईरान परमाणु समझौते की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करते हैं। इस समझौते की जड़ें इस्लामिक क्रांति से जुड़ी हुई हैं। ये वही क्रांति थी जिसके जरिए आयतुल्लाह खुमैनी ईरान की सत्ता में आए और ईरान एक इस्लामी गणतंत्र के रूप में सामने आया। इस क्रांति के साथ ही अमेरिका के ईरान के साथ दोस्ती वाले रिश्ते खत्म हो चुके थे। 1980 में इराक ईरान युद्ध के समय भी अमेरिका इराक की तरफ था। युद्ध के बाद खुमैनी की लोकप्रियता जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे अमेरिका की ईरान के साथ तल्खियां भी बढ़ती गई। ये तकरार 1988 में तब और तेज हो गई जब अमेरिका ने तेहरान से दुबई जा रहे एक ईरानी विमान को मार गिराया था। 8 साल तक चले ईरान इराक युद्ध के बाद ईरान अपनी पूरी ताकत खुद को परमाणु शक्ति से लैस करने में लगाने लगा। 2002 में पहली बार दुनिया को ईरान के परमाणु कार्यक्रम का पता लगा। तब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ईरान पर तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने ईरान, इराक और उत्तरी कोरिया की तिकड़ी को दुष्टता की धुरी यानी एक्सिस ऑफ इविल भी करार दिया। साथ ही इन देशों पर आतंकवाद फैलाने, चरमपंथियों की मदद करने और परमाणु हथियार का निर्माण करने जैसे तमाम आरोप भी लगाए। जब 2013 में हसन रूहानी ईरान की सत्ता में आए तो उन्होंने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में अपनी रणनीतियों को गति दी। 14 जुलाई 2015 में ईरान का परमाणु समझौता हुआ। JCPOA यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इसी समझौते का दूसरा नाम है। P5+1 के देशों यूरोपीय यूनियन और ईरान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते से ईरान पर लगे प्रतिबंध हट गए। बदले में ईरान ने परमाणु हथियार विकसित न करने का वायदा किया। ईरान पर हथियार खरीदने के लिए 5 साल तक प्रतिबंध लगाया गया और मिसाइल प्रतिबंधों की समय सीमा 8 साल तय की गई। साथ ही ईरान अपने परमाणु संयंत्रों की वैश्विक निगरानी के लिए भी तैयार हो गया। इन सभी कदमों का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया जाना है। ईरान की बात करें तो उसके पास कई अहम परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। आज के समय में इन परमाणु संयंत्रों की वैश्विक निगरानी IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी करती है। बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ईरान का पहला वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर है। ईरान के दक्षिणी छोर में फारस की खाड़ी के पास स्थित इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को 1974 में जर्मनी की मदद से शुरू किया गया था। ईरान के मध्य पश्चिम में अरक एक हैवी वाटर रिएक्टर एंड प्रोडक्शन प्लांट है। फोर्डो, नंताज और इस्फहान जैसे परमाणु संयंत्र ईरान के बीचों बीच कुछ दूरी पर स्थित हैं। नतांज में ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम है।
क्यूम में भी एक यूरेनियम संवर्धन संयंत्र स्थापित है। बोनाब, रामसर और तेहरान में परमाणु शोध रिएक्टर्स हैं। इसके अलावा गाचिन, संगध और यज़्द ईरान की कुछ प्रमुख यूरेनियम खाने हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया के बाकी देशों, खासकर कि अमेरिका को ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम क्यों खटकता रहा है। दरअसल 2015 में हुए परमाणु समझौते के तहत ईरान को यूरेनियम संवर्धन की छूट केवल 3.67% तक ही दी गई थी। लेकिन राष्ट्रहित का हवाला देकर डोनाल्ड ट्रंप ने जब इस समझौते से अपने हाथ पीछे खींच लिए, तब ईरान ने इसकी कड़ी निंदा की। ट्रंप के मुताबिक ये समझौता ईरान की परमाणु गतिविधियों पर एक नियत समय के लिए ही रोक लगाता है, साथ ही ईरान को मिसाइलों और परमाणु हथियारों के विकास से रोकने में नाकाम रहेगा। समझौते से अमेरिका के हटने के बाद ईरान ने समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को कम करने और परमाणु संवर्धन के लिए शोध और विकास कार्यों से जुड़ी सभी सीमाओं को खत्म करने की धमकी दी। कई मामलों में ईरान को समझौते की शर्तों का उल्लंघन करते हुए भी देखा गया। मौजूदा दौर में ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन के काम को काफी तेज कर दिया है। इसी का नतीजा है कि ईरान अब यूरेनियम संवर्धन पर छूट की इस दर को पार कर चुका है। साल 2021 की शुरुआत में बढ़कर यह दर 20% तक पहुंच गई थी, 3.67 से 20%। इसके बाद इस दर में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई, जो 60% की सीमा को भी पार कर गई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि परमाणु हथियार विकसित करने के लिए लगभग 90% यूरेनियम संवर्धन दर की जरूरत होती है। ऐसे में कई पश्चिमी देशों को डर सता रहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के जरिए परमाणु बम बना सकता है और दुनिया में भारी तबाही मचा सकता है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल की भी ईरान से ठनी रहती है। बात यह है कि एक तरफ ईरान इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए ही खतरा मानता है। यही वजह है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर कई दफा इजरायली हमलों की खबरें समाचारों में आती रहती हैं। हालांकि कई देश ईरान के परमाणु समझौते की पुनर्बहाली के पक्ष में हैं, ताकि ईरान पर कुछ शर्तों के तहत यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम और परमाणु ऊर्जा के निर्माण को नियंत्रित किया जा सके। वहीं ईरान अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों से छुटकारा पाना चाहता है। साथ ही वो ये भी चाहता है कि अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे ना हटे। वह इस बात की पूरी तसल्ली चाहता है कि अगर समझौता फिर से बहाल होता है तो भावी अमेरिकी प्रशासन भी इससे जुड़ा रहेगा। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि अमेरिका या इस तरह का कोई भी देश कभी भी अपने वादे पर ठहरा हुआ नहीं रहता। अमेरिका से इतर चीन और रूस की बात करें तो ये दोनों भी इस इलाके में अपने अपने हितों को देखते हुए परमाणु समझौते का समर्थन करते हुए दिखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका इन दिनों मध्य पूर्व से अपना ध्यान हटाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में ये दोनों देश ईरान के साथ अपने संबंधों को मजबूती देने में लगे हैं। संघाई सहयोग संगठन में ईरान की सदस्यता को स्वीकार करना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब सवाल है कि भारत के लिए इस समझौते के क्या मायने हैं। अगर ये समझौता फिर से होता है तो निसंदेह ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध हट जाएंगे। इन प्रतिबंधों के हटने से भारत और ईरान दोनों के बीच आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव फिर से मजबूत होंगे। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ईरान मध्य एशिया के लिए प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है। ऐसे में दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी गति मिलेगी। इसके अलावा भारत ईरान से मुख्यतः तेल का आयात करता है, लेकिन ईरान पर लगे वैश्विक प्रतिबंधों के बाद से तेल आयात बाधित हुआ है। इससे भारत समेत दुनिया के कई देशों को तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का भी सामना करना पड़ा। प्रतिबंध के बाद ईरान में ठंडे बस्ते में चली गई भारत की ढांचागत परियोजनाएं भी फिर से जिंदा हो सकेंगी। चाबहार और बांदर अब्बास बंदरगाह के जरिए भारत मध्य पूर्व और मध्य एशिया के देशों तक चीनी पहुंच पर नकेल कस सकेगा। ये बंदरगाह भारत और ईरान के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने में भी मददगार साबित होंगे। इतना ही नहीं, मध्य एशिया के देशों और अफगानिस्तान तक सड़क और रेल नेटवर्क के जरिए व्यापारिक मार्ग भी खुल सकेगा। समझौते की पुनर्बहाली के बाद भारत समेत दुनिया के कई देश फिर से ईरान के साथ क्षेत्रीय और सामरिक तौर पर जुड़ाव महसूस कर सकेंगे। चलिए अब आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल को भी नोट कर लेते हैं। सवाल है, ईरान परमाणु समझौते का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए बताइए कि दुनिया के कई देश इसका विरोध क्यों करते हैं।
आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।